हेलो, वेलकम टू हैप्पी हार्ट 1111। मैं हूं सुदीप्ता। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप अपने माइंडसेट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज कर सकें और उससे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ द की लर्निंग्स ऑफ द 7th चैप्टर ऑफ द बुक रिच डैड पुअर डैड रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और दैट इज की लर्निंग्स फ्रॉम द चैप्टर 7 ऑफ द बुक रिच डैड पुअर डैड रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। और अगर आपको बुक खरीदनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इस चैप्टर में उन्होंने बेसिकली 5 की रीजंस को डिस्कस किया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि कई सारे लोग फाइनेंशियली नॉलेजेबल होंगे, फाइनेंशियल नो हाउ उनके पास होगा, पर फिर भी वो रिच नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो एक्शंस उनको लेने चाहिए रिच बनने की तरफ ले जाने के लिए वो ले ही नहीं पाएंगे इन 5 रीजंस की वजह से। उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है आपका फेयर। फेयर हम सबके अंदर होता है। वो आपने फेमस लाइन सुनी होगी कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। और ये आपका था आई गेस माउंटेन ड्यू का, जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक आती है। और बड़ी ही फेमस लाइन है और काफ़ी आपको हार्ट में टच करती है ये लाइन, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम सबको कुछ भी नया करने से या कुछ भी ऐसा बड़ा करने से डर लगता है, और उस डर को अगर हम मैनेज नहीं करते हैं तो वो हम पे हावी हो जाता है इस हद तक कि हम कोई एक्शन लेने लायक ही नहीं रहते हैं। और इसी बारे में रॉबर्ट कियोसाकी यानी जो आरके हैं वो भी बताते हैं कि जो रिच होते हैं वो पुअर से इस मामले में डिफरेंट होते हैं कि डर तो उनको भी लगता है कि कहीं स्टॉक मार्केट में पैसे ना डूब जाए, या रियल एस्टेट में कुछ नुकसान ना हो जाए, या कहीं भी इन्वेस्ट करने में या नया बिजनेस खड़ा करने में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, या रिटर्न मिले या ना मिले। लेकिन इन सभी डर के ऊपर वो अपने आप को उठाना जानते हैं, यानी अपने फेयर को मैनेज करना वो अच्छे से जानते हैं। इसीलिए वो स्टेप्स या वो एक्शंस ले पाते हैं इन डर के बावजूद, जो कि जो गरीब लोग हैं वो नहीं ले पाते हैं, और वो रिच बन पाते हैं इन कंपैरिजन टू द अदर हु आर लीडिंग अ पुअर लाइफ। अब डर का ऐसा है कि डर तो हर किसी को लगता ही है, और उसको ओवरकम करने के लिए यही चीज़ है कि आपको जो है एक्शन लेना ज़रूरी है। आपको जो है एनालाइज़ करना ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ अगर आपको डर क्रिएट कर रही है आपके माइंड में, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। अगर वो रीज़न है तो मतलब एक प्रैक्टिकल रीज़न है, एक जेन्युइन रीज़न है, तो उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, कैसे आप उस डर को मैनेज कर सकते हो, या जो भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये चीज़ ऐसा ना हो जाए, तो उसको आप मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हो, या कौन से तरीके अपना सकते हो कि आप के मन से वो डर निकल जाए, रादर देन कि आप सिर्फ डर के बैठ जाए और आप कोई एक्शन ही ना ले। तो ये कुछ बातें थी, उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स उसमें लिए, मतलब चैप्टर में। वो आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, बट मैं यहाँ की लर्निंग्स की सिर्फ जो है बात कर रही हूँ। और उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ लोगों का नाम लिया, जैसे कि फ्रान टारकेंटन फ्रान टारकेंटन जो है, उन्होंने एक बात कही है कि विनर्स डोंट आर नॉट अफ्रेड टू लूज, they are not afraid to lose. And it's a very powerful line which touched me, because uh, it's not that you will never lose. Everyone who has taken risk lose sometime or the other, and हम अपने डिसीजंस में हमेशा सही नहीं होते हैं, ये हमें भी पता रहता है। अपनी लाइफ के पास्ट इवेंट्स या एक्सपीरियंसेस को देखेंगे अगर हम, लेकिन जो विनर्स होते हैं, जो जीतते हैं, वो डर मतलब फेलियर, जो इसका सबसे बड़ा डर होता है, फेयर ऑफ फेलियर, उसके उसको लेके वो अपने काम को रोकते नहीं हैं। मतलब उनको ये नहीं होता है कि मैं ये काम इसलिए ना करूँ क्योंकि मुझे कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। उनके लिए फ़ेल होना और जीतना दोनों एक बराबर है, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि अगर सक्सेस है तो फेलियर भी होगी, और फेलियर है तो सक्सेस भी होगी।
इट इज़ द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, क्योंकि कभी आप जीतेंगे, कभी आप हारेंगे, बट उस हार में भी कई सारी आपके लिए लर्निंग्स होंगी जो कि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और ज़्यादा जो है शार्प, वाइज और ज़्यादा बेटर चॉइसेस लेने में हेल्प करते हैं, रादर देन कि आप बिल्कुल बैठ जाओ और कुछ करो ही ना। मतलब कहते हैं ना कि अगर आप कोई मिस्टेक्स ही नहीं कर रहे हो लाइफ में, इट मीन्स आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। सो दैट इज़ द थिंग विद द विनर्स। ये फ्रान टार्केंटन की जो बहुत अच्छी लाइन उन्होंने शेयर करी, और वो बताते हैं कि जो फेयर ऑफ फेलियर है उसके लिए वो टेक्सास के लोगों का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वहाँ के लोग जो है ऐसे होते हैं, इतने जिंदा दिल होते हैं, इतने दिलेर, मतलब इतने जुनूनी लोग होते हैं कि वो ये मानते हैं कि विन बिग एंड लूज बिग, मतलब उनके लिए दोनों ही चीज़ सेलिब्रेट करने के बराबर है। उनके लिए ऐसा नहीं है कि अगर हार गए तो वो मायूस होके बैठ जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या अपने डेस्टिनेशन की तरफ चलना बंद कर देते हैं। उन टेक्सास के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आपको जीतना है तो बड़ी चीज़ पे दाँव लगा के जीतें, और अगर आपको हारना है तो वो भी बड़ी तरीके से हारें। ऐसा नहीं कि छोटे-मोटे दाँव पे आप हार गए, आप आगे बढ़ते रहें। बेसिक उसका जो एसेंस है इस बात को लेके आने का। सो उनका स्पिरिट बहुत ही हाई, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही प्रोग्रेसिव है, क्योंकि प्रोग्रेस करने में जो सबसे बड़ा हर्डल आता है वो ये आता है किसी भी इंसान के लाइफ में कि फेलियर आए हैं, मल्टीपल फेलियर्स आए हैं, तो वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, और जो भी सोसाइटी या घर वाले या रिलेटिव्स उनको कह रहे हैं वो फिर उनके कहे अनुसार अपनी लाइफ के डायरेक्शंस को डिसाइड करने लग जाते हैं, जिससे कि चीज़ें ख़राब होती चली जाती है। जबकि उनका जो डर है, अगर उसको वो मैनेज कर लेते तो वो कुछ ऐसा कर जाते जो कि एक एग्जाम्पल सेट करता दूसरों के लिए भी। तो इसलिए फेयर ऑफ फेलियर को ओवरकम करने के लिए यही है कि यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद फेलियर। यू कांट अवॉइड इट, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट विद फेलियर यू आर बिकमिंग बेटर, एंड इन द लॉन्ग रन योर सक्सेस वुड ऑल्सो बिकम बेटर। मतलब आपकी जो जीत होगी वो भी बहुत ही बढ़िया होगी। और सेकंड आता है उनका सिनिसिज्म। सिनिसिज्म मतलब डाउट करना, हर चीज़ पे डाउट करना। जो सिनिक्स होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ भी उनके पास जाके अगर आप बोलेंगे कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ या मेरा ऐसा मानना है या इस तरीके की चीज़ क्या हम कुछ कर सकते हैं, तो वो टोकेंगे कि नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है, तुम इसमें हार जाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, और इसमें देखो वो लोग फेल हो गए, तुम कहाँ से कर लोगे। तो ये सिनिक्स होते हैं, और सिनिसिज्म बेसिकली या तो आप खुद हो जो अपने प्लान्स में डाउट करते हो, और थोड़े से भी फेलियर, थोड़े से भी प्रॉब्लम्स या कहीं से र्यूमर्स आते हैं तो आप उसमें बहकर अपने डिसीजंस को चेंज कर लेते हो, एक्शंस लेना बंद कर देते हो। या फिर बाहर से आते हैं जहाँ आपके फैमिली का इन्फ्लुएंस हो सकता है, आपके नेबर्स का हो सकता है, आपके रिलेटिव्स का हो सकता है, आपके फ्रेंड्स का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। बाहर से आ रहा है वो, कि बाहर आपने कोई र्यूमर सुना रहे स्टॉक मार्केट तो आप बिल्कुल जो है क्रैश होता ही चला जाएगा, या इकोनॉमी बिल्कुल क्या बोलेंगे क्रैश करने वाली है, तो अब सब बर्बाद होने वाला है, और उसके चक्कर में आपने मतलब स्पेकुलेशन के कारण आपने कुछ गलत डिसीजंस ले लिए और एकदम से आपने जो है शेयर्स बेच दिए, या जो भी है लॉस में बेच दिया, या जो कि आगे हो सकता था कि आपको प्रॉफिट दे पाता अगर आप पेशेंस रखते। तो सिनिसिज्म का उन्होंने एक मतलब कोरिलेट किया इस इमोशन को चिकन लिटिल से। चिकन लिटिल एक कैरेक्टर है, मतलब जो कि एक कहानी में क्या होता है कि बार्न यार्ड यानी जहाँ पे सारे जानवर रहते हैं उधर वो चिल्ला चिल्ला के ये बोलता था कि स्काई इज़ फॉलिंग, स्काई इज़ अबाउट टू फॉल, स्काई इज़ अबाउट टू फॉल, मतलब आसमान गिरने वाला है। इसलिए वो पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करता था और डर के दूसरों को भी डरा देता था। तो ऐसे ही होता है, या तो ये चिकन लिटिल हमारे अंदर है जो बहुत हावी हो जाएगा अगर हम किसी नए काम को कर रहे हैं, कुछ रिस्की काम कर रहे हैं, या फिर बाहर ऐसे बहुत सारे चिकन लिटिल्स होंगे वही आपके लव्ड वंस या नियर एंड डियर वंस के रूप में, जो आपको आपके रास्ते से भटका देंगे।
और जैसे कि उन्होंने एग्ज़ाम्पल लिया कि उनके एक फ्रेंड आता है कहीं दूसरी जगह से और उसको वो आप एक प्रॉपर्टी दिखाते हैं और वो खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और सब कुछ मतलब तय होता है। बट जब वो वहाँ चला जाता है अपने घर, वापस किसी और देश में वो रहते थे, तो उन मतलब जो रॉबर्ट कियोसाकी है और उनकी वाइफ है, उनको कॉल आता है उस रियल एस्टेट एजेंट का कि आपके जो दोस्त थे, जो प्रॉपर्टी लेने के लिए राज़ी थे, वो बैक आउट कर गए हैं, उन्होंने डिच कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफ़िटेबल नहीं लगता है या उनको किसी फ्रेंड ने बताया कि ये जो तुम डील करने जा रहे हो, ये बहुत ही अनप्रॉफिटेबल है या इसमें बहुत रिस्क है, तुम नुकसान कर रहे हो। तो वो चिकन लिटिल आया, उनको भटका दिया और कई साल बाद, नॉट कई साल बाद, आई गेस 1 ईयर बाद वही प्रॉपर्टी बहुत अच्छा रेंट जनरेट कर रही थी और उसकी वैल्यू $45,000 से $95,000 हो गया सिर्फ़ 1 साल में। और उन्होंने बताया कि इसी तरीके के लोग खुद रिसर्च नहीं करते, खुद एनालाइज़ नहीं करते, ना उनको खुद को जानकारी होती है और ना जो उन जिनसे वो जानकारी ले रहे हैं, जिनके बहकावे में आ रहे हैं, उनको जानकारी होती है और बस डर को हावी करके, डाउट को हावी करके मतलब नेगेटिव होना क्योंकि बहुत ईज़ी है किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम किस कोई हमें पॉज़िटिव चीज़ बोलेगा ना सोसाइटी में आके कि अच्छा ये चीज़ अच्छी हो सकती है या ये चीज़ में बहुत फ़ायदा है, तो हम नहीं मानेंगे। हम बोलेंगे कि हाँ, ये तो बकवास बातें कर रहे हैं। लेकिन कोई नेगेटिव र्यूमर लेके आता है कि ये बीमारी आने वाली है। जैसे अभी हाल ही में एचपीएमपी करके कुछ, आई एम नॉट श्योर यही वायरस का नाम है या नहीं, बट एचएमपी या एचपीएमपी करके कुछ वायरस अभी आया था चाइना में और उसको लेके स्पेकुलेशन होने लगी, क्या दोबारा से लॉकडाउन लगेगा, क्या दोबारा से इस तरह का पैंडेमिक आएगा। तो यही होता है कि नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव र्यूमर में जो ह्यूमन्स होते हैं वो कंज़र्वेटिव माइंडसेट होने के कारण बहुत ज़्यादा जल्दी बिलीव करते हैं और एक्ट करने लग जाते हैं उस अकॉर्डिंग। बट कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो उस पे ज़्यादा कोई बिलीव नहीं करता जब तक कि सच में वो रियलिटी ना बन जाए। तो इस चीज़ को ना होने दें अपने साथ और सिनिसिज़्म को ओवरकम करने का एक ही तरीका कि एनालाइज़ करें कि क्या वो न्यूज़ सही है या नहीं, या अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप एजुकेट करें अपने आप को सही बुक्स, सही मेंटर, सही लोगों से जानकारी लेके। फिर थर्ड आता है आपका जो लेज़ीनेस होती है, लेज़ीनेस इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, बट जब उनको कुछ इस तरीके का ऑफ़र किया जाएगा या अपॉर्च्युनिटी दी जाएगी कि तुम इधर इन्वेस्ट करो तो तुम्हारा इतने साल में ऐसा पैसा जो है इंक्रीज़ हो जाएगा या तुम्हें एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी, तो वो उसके लिए बहाने बनाने लगते हैं कि मैं ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 12 घंटे की जॉब कर रहा हूँ और मुझे जो है घर के काम करने हैं या मुझको मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मुझे 9 टू 5 जॉब के बाद टाइम नहीं मिलता है या जो भी है। तो ये एक लेज़ीनेस का साइन इसलिए है क्योंकि लेज़ीनेस उनके अंदर इसलिए आ रही है क्योंकि वो अवॉइड करना चाहते हैं उस रिस्की सिचुएशन जिसको वो सेफ़ नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि मैं बोलूँ आई एम टू बिज़ी दैट आई कैन इन्वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस आइडिया और दिस अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि उनको लगता है कि ये खामखा की दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ है, नई चीज़ है, रिस्की है, कौन इसमें ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करे। मैं टेलीविज़न देख लेती हूँ, मैं कोई वेब सीरीज़ देख लेती हूँ या मैं कोई लोगों के साथ गॉसिप कर लेती हूँ, जो कि लोग करते हैं इवन आफ्टर डूइंग अ हेक्टिक जॉब, दे जनरली गेट टाइम टू वॉच नॉनसेंस स्टफ इन द सोशल मीडिया या फिर टॉकिंग टू पीपल अबाउट नेगेटिव थिंग्स एंड व्हाट नॉट। बट अगर कोई प्रोडक्टिव चीज़ करने की बात आएगी जिससे वो पैसे कमा सकते हैं, एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, बट उसके लिए उनको थोड़ी टाइम देने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है, तो उनको लगता है वो इट इज़ टू मच फॉर मी। सो लेज़ीनेस इस टर्म्स में कि यू आर टू बिज़ी टू डू समथिंग व्हिच विल इंक्रीज़ योर वर्थ, आई मीन नेट वर्थ or the asset to build your asset column, but you are not busy to do things which are really keeping you stuck in that rat race। और ये आ गया आपका थर्ड। अब लेज़ीनेस को कैसे बीट करें उसका मैं बता देती हूँ कि लेज़ीनेस का एक चीज़ ये है कि आप बीट तब कर सकते हो किसी भी काम को जब करने प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कि अरे इसमें बहुत सीखना पड़ेगा, ये नया काम है, ये मैं कैसे समझूँ, इसके बारे में मुझे जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, सर खपाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा।
लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो आपका व्हाय अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए, मतलब कि आपको उस चीज़ को करके, मतलब अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाके क्या फ़ायदा होगा अगर आप वो उस पे आपका फ़ोकस रखें, तो वो आपका लेज़ीनेस दूर कर देगा। क्योंकि आप कोई भी काम थक हार कर भी तब कर लेते हो जब आपको पता हो कि इस काम को करके मुझे कुछ एडिशनल बेनिफिट्स होंगे आगे चल के। तो जब आप उसके बेनिफिट्स को मेजर करोगे और देखोगे, तो आपका लेज़ीनेस ऑटोमैटिकली चला जाएगा। सो like question yourself why you need to do that and what is the benefit after doing that work। तो ये तो लेज़ीनेस हो गया। फिर आता है फोर्थ, वो है बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स से क्या मतलब है? बैड हैबिट्स से सॉरी, दारू पीना, सिगरेट फूकना, अय्याशी करना नहीं, मगर यहाँ पे इस टर्म्स में बोला है आरके ने कि बैड हैबिट होती है लोगों की कि लोग अपने लिए जो अपना इनकम है उसमें से अपने लिए सबसे लास्ट में रखते हैं या रखते ही नहीं हैं। पहले वो बिल्स पे करेंगे या एक्सपेंसेस को मीट करेंगे और उससे या टैक्सेस को पे करेंगे, उसके बाद अपने लिए रखते हैं। और मैंने कॉर्पोरेशन वाली जब बात समझाई थी अपने पिछले वीडियोज़ में, तो ये बताया था ना कि कॉर्पोरेशन क्रिएट करने के क्या फ़ायदे होते हैं कि आप प्री टैक्स एक्सपेंसेस उसमें जो है इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब कि बिना टैक्स दिए ही आप पहले अपने एक्सपेंसेस को कर सकते हैं, खर्चे कर सकते हैं अपने प्रॉफिट में से, और उसके बाद टैक्स पे कर सकते हैं, जो कि एक सैलरीड पर्सन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए पहले उसकी इनकम से पहले टैक्स डिडक्ट होगा। तो वही वो कह रहे हैं कि एक बैड हैबिट है कि पहले अपने आप के लिए ना रखना अपनी इनकम से। क्यों? क्योंकि जब आप अपने लिए रखते हो और आपके एक्सपेंसेस और टैक्सेस के लिए लास्ट में अपने इनकम में से डिडक्ट करते हो, तो आपके माइंड में जो है एक सेंस ऑफ फेयर या प्रेशर रहता है कि अब मुझे इनको तो पे करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट आपको टैक्स से छुटकारा नहीं देगी, आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, या आपके कोई क्रेडिटर्स है या कोई भी एक्सपेंसेस है जहाँ आपको जो है इनकम में से डिडक्शन करने की ज़रूरत है, तो वो भी आप अपना पैसा नहीं छोड़ेंगे। तो जब आप अपने लिए ऑलरेडी पहले रख लेंगे और फिर बाद में पेमेंट्स का सोचेंगे, तो आप प्रेशराइज़्ड होंगे कि उनका पेमेंट्स आपको देना है, और उसकी वजह से आप मोटिवेट होंगे कुछ नए एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए। मतलब कि अब आपका दिमाग ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी आपकी, आपका दिमाग जो है एक्टिव होगा, और वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और क्रिएटिव होने लगेगा कि ठीक है, अब मेरे पास अपने खर्चे को निकालने के बाद इतनी कम इनकम ही बची है, तो अब जो इसके बाद के जो एक्सपेंसेस है, जो अदरवाइज़ मैं पहले डिडक्ट कर देती थी टैक्स और बाकी क्रेडिटर्स की पेमेंट और ये जो भी एक्सपेंसेस हैं, नेसेसरी एक्सपेंसेस, उसको मीट करने के लिए मुझे कुछ एडिशनल सोर्सेस जनरेट करने ही पड़ेंगे। सो इट इज़ लाइक कंडीशनिंग योरसेल्फ कि पहले मैं ये जो अपने डर से छुटकारा पाने के लिए टैक्स पे कर देना और इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस को, बड़े-बड़े एक्सपेंसेस को, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये बिल, वो बिल पे करके फिर लास्ट में मेरे पास कुछ भी नहीं बचता था ना। क्योंकि लोगों के पास ये एक्सक्यूज़ होता है कि मैं एसेट कॉलम कैसे जनरेट करूँ? क्योंकि उसके लिए भी तो आपको पैसा चाहिए ना, एडिशनल पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, कहीं लगाने के लिए, और वो भी आपकी इनकम से ही इनिशियली डिडक्ट करना पड़ेगा आपको। तो पहले ही आप उस इनकम, जो भी आपकी सैलरीड इनकम से कुछ पोर्शन आप एसेट कॉलम्स में डालना शुरू कर दे, ताकि वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे। और फिर जो बाकी एक्सपेंसेस हैं, जो कि आपको ऑब्वियसली फुलफिल या आपको पे करने ही पड़ेंगे, उसके लिए आप कुछ एडिशनल सोर्सेस जनरेट करें बाय थिंकिंग, बाय लर्निंग, बाय understanding how things can work in, I mean, by creating passive sources of income। और लास्ट यानी फिफ्थ रीज़न जिसकी वजह से लोग गरीब रहेंगे इवन आफ्टर नोइंग ऑल the importance of financial literacy and growing multiple sources of income and growing your asset column and generating cash flow is arrogance। एरोगेंस मतलब आपके अंदर जब ये घमंड आ जाए कि अरे यार मुझे बहुत आता है, मेरे पास इतनी इतनी डिग्रीज हैं, और मैं ऑलरेडी इतनी क्वालिफाइड हूँ, ओवर क्वालिफाइड हूँ, और मैं इस पोजीशन या पोस्ट में काम करती हूँ, तो मुझे किसी एडिशनल चीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो वो यही बताते कि रिच डैड ने ऐसे बताया कि जब भी मैंने पैसे लूज़ करे हैं, वो अपनी एरोगेंस की वजह से करे हैं। क्योंकि कई बार
ऐसा होता है कि टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं। आपको अपने आप को जो है अपडेट रखना पड़ता है नए लॉज़ या नए जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं। अब बात ये आती है कि अगर आप एरोगेंट हैं, तो आपको कोई एक्सपर्ट भी आके बोलेगा ना कि देखो ये चीज़ पहले इस तरीके से होती थी, आज नहीं होती है, आज ये नया तरीका आ गया है, तो आप नहीं मानेंगे और आप उस चक्कर में अपना नुकसान कर देंगे। तो एरोगेंस नहीं आना चाहिए आपके अंदर कि अरे अभी तो मेरे को पैसा कमाना बहुत अच्छे से आ गया है, मुझे कोई क्या सिखाएगा। तो इस एटीट्यूड से अपने आप को बचाएं। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ नई चीज़ है, नई टेक्नोलॉजी है, नई कोई नया सिस्टम आया है, उसको समझने में आपको परेशानी हो रही है, तो एरोगेंट ना होके सीखने की कोशिश करें, अपने आप को एजुकेट करें, कोई नए कोर्स में इन्वेस्ट करें, कोई बुक पढ़ें या किसी जानकार से आप जानकारी ज़रूर लें। ना कि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें और अपने घमंड में रहें कि नहीं, नहीं अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं, और क्या बोलें अंधाधुंध तीर चलाना शुरू कर दें और सब कुछ हार जाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 चीज़ें हैं, दैट इज़ फ़ियर अ, और सिनिसिज़्म और आपका जो है बैड हैबिट, और आपका आ गया फ़ियर, सिनिसिज़्म, बैड हैबिट और लेज़ीनेस और एरोगेंस। फ़ियर, सिनिसिज़्म, लेज़ीनेस, बैड हैबिट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ एरोगेंस। ये 5 चीज़ों को अगर आप ओवरकम कर लें, तो आप डेफ़िनेटली अपनी लाइफ़ में रिच ज़रूर बनेंगे, क्योंकि अब आप अच्छे से अपने फाइनेंसेस को, अपने डिसीजंस को लेना जानते होंगे, अपने फ़ियर या अपने डाउट्स को मैनेज करना जानते होंगे, अपने आप को अपडेट रखना जानते होंगे, और आपका एटीट्यूड सही है अपने आई मीन रिच बनने के रास्ते में चलने के लिए। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग द राइट एटीट्यूड, हैविंग द राइट माइंडसेट, हैविंग द राइट रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट you can become a rich, because rich is something which is not limited to earning a lot of money. If someone is leading a rich life, they also have freedom to, you spend time with their loved ones, invest on their health, and also serve the society. So that is when you can call yourself rich. If you are just working, that is workaholics, जिनको बहुत प्रेज किया जाता है हमारी जैसी सोसाइटी में, और आप किसी तरह पैसे कमा रहे हैं और आपके पास बाकी और दूसरी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है, सो दैट इज़ नॉट कॉल्ड रिच. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द की लर्निंग्स ऑफ द चैप्टर 7 ऑफ रिच डैड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी. बुक आप जनरली डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से खरीद सकते हैं. और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि चैप्टर 8 को डिस्कस करेंगे, उसके की लर्निंग्स को. और तब तक के लिए थैंक यू.